आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे विज़न 3 जो कि एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बुक है। उस बुक का यूनिट 4 जिसका नाम है स्ट्रेंज ट्रेजर, अ स्ट्रेंज ट्रेजर, ये एक उसका यूनिट है, यूनिट नंबर 4। अच्छा, बाकी दीगर यूनिट्स उसके दीगर वीडियोस के अंदर हैं, आप देख सकते हैं हमारी दीगर वीडियोस। और इसका हम पार्ट 1 करेंगे आज। तो पार्ट 1 के लिए रेडी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम देयर वाज अ फार्मर वंस अपॉन अ टाइम। ये जो एक मिनट रुकें, वंस अपॉन अ टाइम हमेशा यूज़ होता है जब बताते हैं ना एक वक्त का जिक्र है, एक ज़माने का जिक्र है, तो वंस अपॉन अ टाइम क्या बोलते हैं? वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम उसको कहा जाता है। हम ये जो चैप्टर कर रहे हैं इसका नाम है अ स्ट्रेंज ट्रेजर। ट्रेजर कहते हैं ख़जाने को। स्ट्रेंज इसलिए कि वो उनको स्ट्रेंज मतलब कोई इसकी ख़ास बात होगी, अभी आपको आगे पता चलेगी। सही है। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर नेम्ड मुस्तफ़ा। देयर वाज अ फार्मर, There was अ फार्मर नेम्ड मुस्तफ़ा। Mustafa एक फार्मर था, उसका नाम था मुस्तफ़ा। नेम्ड मुस्तफ़ा, बोले named Mustafa हु लिव्ड विद हिज वाइफ who lived with his wife at the edge of a mountain at the edge of the mountain. of a mountain Of a mountain. अच्छा, आप सुन लें गौर से। हु लिव्ड जो रहता था, विद हिज वाइफ अपनी वाइफ के साथ, एट द एज ऑफ अ माउंटेन एक माउंटेन के किनारे पर रहता था, एज पर रहता था। सही है। ही हैड 3 sons, उसके पास 3 sons है। अभी आप बार बार ना बोलें, जो सिर्फ मैं बोलूँ वो रिपीट करें। सही है। ही हैड 3 sons, अभी आप दिल में रिपीट कर लें ही हैड। अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे चैप्टर ख़त्म करना है विदिन 20 मिनट्स। सही है। इसको समझ लें, फिर मैं आपको दूंगा, आपने रीडिंग करना होगा, फिर आपने इसकी राइटिंग करनी होगी। फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो, और एक्सरसाइज है वो हम करेंगे, और आपको रिवीजन के लिए एक दफ़ा और इसको पढ़ लीजिएगा। सही है। समझ में आ रही है बात? तो रिवीजन के लिए जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको और मुस्तफ़ा वॉज a hard working and honest man. Mustafa was a hard working and honest man. मुस्तफ़ा जो था वो हार्ड वर्किंग था और ऑनेस्ट यानी ईमानदार आदमी था। सही है। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। सही है। मुस्तफ़ा वॉज आ का मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट टेंस। वॉज आ था। सही है। अर्ली इन द मॉर्निंग, Early in the morning. इसका मतलब होता है बहुत अर्ली, बहुत जल्दी, सुबह सुबह, सुबह बहुत अर्ली। अर्ली का मतलब बहुत पहले, मतलब जैसे फजर के करीब। सही है। ही वुड लीव हिज हट विद हिज टीम। वो अब वुड का लफ्ज जब आता है ना तो इसका मतलब कोई आदत बताई जा रही है कि वो निकलता, जैसे हम उर्दू में नहीं बोलते कि हर सुबह जल्दी वो निकल जाता था घर से, वो निकलता था घर से। तो ही वुड लीव हिज हट विद हिज टीम। He would leave his hut with his team of bullocks for his fields. उसके पास बुलॉक्स थे, उसके पास बैल थे, बैलों की टीम थी। उस टीम के साथ, बुलॉक्स की टीम के साथ वो निकलता था अपनी फील्ड के लिए, अपनी फील्ड के लिए वो निकल जाता था। सही है। मुस्तफ़ा वर्क द होल डे प्लॉइंग, सोइंग द सीड्स एंड वाटरिंग द फील्ड्स। अब गौर से सुने, मुस्तफ़ा वर्क द होल डे, मुस्तफ़ा काम करता था पूरा दिन। होल डे, होल डे मतलब WHOLE, होल का मतलब मेरे बच्चे पूरा दिन, पूरा। होल पिज़्ज़ा was eaten, whole pizza was gone, पूरा पिज़्ज़ा। सही है। या whole plate was empty, यानी कि पूरी प्लेट एम्प्टी हो गई। सही है। मुस्तफ़ा वर्क द होल डे प्लॉइंग, सोइंग द सीड्स एंड वाटरिंग द फील्ड्स। प्लॉइंग का मतलब जो हल चलाना होता है ना, जो ज़मीन होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है ना, तो उसके अंदर हल चलाते हैं, उसको खोदते हैं। तो बैलों के पीछे जो है ना वो खुद्दल लगा के उसके पीछे ख़ास टूल्स लगाकर खींचते हैं, तो ज़मीन के अंदर से मतलब उखाड़ते हैं और नरम करते हैं मट्टी को, उसको कहते हैं प्लॉइंग।
GHING। अब आपने ये लिख लिख कर यह है प्रैक्टिस करनी है। प्लॉइंग क्या होता है? हल चलाना। हल चलाना का मतलब ज़मीन को खोदना, उसको नरम करना। सोइंग द सीड्स, बीज बोना। सोइंग द सीड्स, बीज बोना, यानी कि पहले ज़मीन को नरम करते हैं, फिर उसके अंदर सीड्स को सो करते हैं। सीड का मतलब बीज और सोइंग का मतलब बोना, यानी बीज को ज़मीन के अंदर डालते हैं नरम मट्टी के। सही है। एंड वाटरिंग द फील्ड्स, जब आप बीज अंदर डाल देते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर पानी डाला जाता है, उसको कहते हैं वाटरिंग द फील्ड्स। क्या कहते हैं? Watering the fields. ये लिखा, पढ़े गौर से देख के पढ़े। Watering the fields. ये क्या है? प्लॉइंग, Plowing. सोइंग Sowing the seeds, sowing the seeds, seeds. and watering the fields. And watering the fields. सही है। When the crops grew When the crops grew tall. When the crops grew tall. अब जब क्रॉप्स जो हैं वो ग्रू का मतलब बढ़ना शुरू हुई। टॉल कहते हैं ऊंचे को, ऊंचे को, यानी कि his brother is quite tall, मतलब वो बहुत ही लंबा है, ऊंचा है। सही है। तो टॉल कहते हैं ऊंची चीज़ को। तो जब दरख्त बड़ा होता है, ग्रो करता है, ग्रो का मतलब वो ग्रो का मतलब उसकी नशोनुमा होती है, वो फलता फूलता है, तो वो लंबा हो जाता है। सही है। तो when the crops grew tall, he guarded them against the birds and animals. तो he guarded, उसने उसको महफूज किया, उनको, them का मतलब उनको, किसको? क्रॉप्स को। He guarded them against the birds and animals. Against the birds मतलब बर्ड से उसको ख़तरा है और एनिमल्स से उसको ख़तरा है। बर्ड्स आके उसमें से दाने वाने चुनना शुरू कर देती हैं, फल वगैरह, और एनिमल्स, जानवर आके उसको, जैसे बकरी, गाय, वो खाना शुरू कर देती है ना। तो ही गार्डेड देम, उसने गार्ड किया उसको। ही गार्डेड देम। गौर से देखो इधर, गार्डेड को देखो, GUARDED, गार्डेड देम अगेंस्ट द बर्ड्स, गार्डेड देम। सही है। ये लिखा हुआ, गार्डेड देम अगेंस्ट द बर्ड्स एंड एनिमल्स। सही है। guarded them against the birds and the animals. He also weeded the fields. He also weeded the fields. मतलब weeding कहते हैं उसके अंदर से जो छोटे छोटे जड़ी बूटियां और ये इस तरह की उग जाती है ना, उसको साफ करना, उसको कहते हैं weeded, weeding करना। सही है। मतलब हमें एक दरख्त चाहिए, जैसे हम उगा रहे हैं फिल वक्त मकई, यानी कि कॉर्न्स हम उगा रहे हैं, तो हमें कॉर्न का पौधा चाहिए। नीचे छोटे छोटे पौधे पैदा हो जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे? जड़ी बूटियाँ, मुख्तलिफ ऐसी जंगली पौधे, वो क्या करेंगे? वो उसकी ताकत को खींचेंगे, तो आपका फल कमज़ोर पैदा होगा। सही है। तो वो क्या करता था? ही ऑल्सो वीडेड द फील्ड्स। सही है। व्हेन द ग्रेन वॉज राइप, यानी कि जब जो दाना था, जो भी उसने उगाया था अनाज, वो जब राइप का लफ्ज़ यूज़ होता है फल सब्जियों के लिए और उगने वाली चीज़ों के लिए, उगाते जिसको राइप का मतलब तैयार हो गया, पक गया, बिल्कुल अपनी अच्छी फॉर्म में आ चुका है, खाने के लायक हो गया है, उसको क्या कहते हैं? राइप। द फ्रूट इज ऑलरेडी राइपन, द फूड इज राइप्ड नाउ। समझ रहे हैं बात? राइप का वर्ड यूज होता है पक गया फूड, बहुत खूबसूरत पक चुका है, अब उसको बिल्कुल तैयार हो गया, अब खा सकते हैं। कभी कभार हम केले लाते हैं, कच्चे होते हैं ना, तो दे आर नॉट राइप्ड एट द मोमेंट, हम ये कह सकते हैं कि दे आर नॉट राइप्ड एट द मोमेंट, अभी ये पके हुए नहीं है। ही कट द क्रॉप्स, अब ये क्या लिखा है? व्हेन द ग्रेन वॉज राइप, जब अनाज पूरा तैयार हो गया पक कर, he cut the crops, उसने क्रॉप्स को काटा, and tied them into bundles. tied them का मतलब बांधना, उसको बांध दिया, into bundles, bundles की शक्ल में, called sheaves. उन bundles को क्या कहते हैं? sheaves कहते हैं। क्या कहते हैं? sheaves. Next he filled the heavy sheaves and put them in the granary. सही है। उसने फिर क्या किया? लिफ्ट किया हैवी शीव्स को और उसको ग्रेनरी में, पीछे जगह थी उसके अंदर, उसने उन सब शीव्स को, हैवी शीव्स को लिफ्ट किया, उठाया और ग्रेनरी में रख दिया उसको। सही है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे वो क्या कह रहा है?
अब इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेजेस टू अल्लाह, यानी कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। देखो ये अच्छी बात है, हर बात जो अच्छी होती है उसको स्टार्ट करते हुए क्या बोलते हैं मेरा बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है सही, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ देयर इज़ इनफ फूड फॉर एवरीबडी, नाउ देयर इज़ इनफ फूड फॉर एवरीबडी। उसने क्या कहा कि अब देयर इज़ इनफ फूड, काफ़ी फूड यानी कि खाना मौजूद है, फॉर एवरीबडी, सब के लिए। उसने सबका सोचा, अपना नहीं सोचा सिर्फ कि मैं अपना के ले जाऊं बस बाकी भूखे मरे, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ देयर इज़ इनफ फूड फॉर एवरीबडी, तो हमें सबके बारे में सोचना चाहिए, सही है। तो उसने इतनी मेहनत की और फिर उसने क्या कहा कि नाउ अब हमारे पास इनफ फूड है सबके लिए, सही है। मुस्तफ़ा सेड टू हिमसेल्फ, मुस्तफ़ा ने अपने आप से कहा। अब ये जो पूरा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, इसके आगे तफसील क्या लिखी है कि मुस्तफ़ा सेड टू हिमसेल्फ, यानी ये राइटर ये बताना चाह रहा है कि उसने किसी और को नहीं कहा, अपने बस जैसे हम बोल देते हैं ना अपने आप को समझाने के लिए कि ओ चलो अल्लाह का शुक्र है सबके लिए हो गया खाने का इंतज़ाम, सही है। इस तरह उसने कहा, मुस्तफ़ा ने अपने आप से कहा। हिमसेल्फ का मतलब अपने आप से, मुस्तफ़ा सेड टू हिमसेल्फ, बोले Mustafa said to himself. हिमसेल्फ, यानी उसने अपने ही सेल्फ को कहा। डे आफ्टर डे, दिन एक दिन, फिर उसके बाद दूसरा दिन, डे आफ्टर डे बोलते हैं दिन ब दिन, क्या बोलते हैं उर्दू में, दिन ब दिन। मुस्तफ़ा कंटिन्यूड टू वर्क हार्ड इन हिज फील्ड्स, मुस्तफ़ा ने जारी रखा, कंटिन्यूड बोले, Continued. टू वर्क हार्ड इन हिज फील्ड्स, यानी उसने मेहनत जारी रखी, कंटिन्यूड का मतलब जारी रखना, टू वर्क हार्ड इन हिज फील्ड्स, अपने खेतों में, फील्ड्स खेतों को कहते हैं ना, उसने अपने खेतों में अपनी ज़मीनों पर मेहनत को जारी रखा, डे आफ्टर डे, दिन ब दिन, एक दिन फिर दूसरा दिन फिर तीसरा दिन, जैसे अब हम लोग माशाल्लाह पढ़ रहे हैं ना इंग्लिश, डे आफ्टर डे वी कंटिन्यू टू वर्क हार्ड ऑन आवर इंग्लिश बुक, समझ रहे हैं, विजन 3। तो हम अपना जुमला इस तरह बना सकते हैं कि डे आफ्टर डे माशाल्लाह बोथ ऑफ यू वर्कड हार्ड इन योर फील्ड, इन योर इंग्लिश बुक, सही है, ऑन योर इंग्लिश, सही है। ही नेवर कंप्लेन्ड ऑफ द हॉट सन और द स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स, ब्यूटीफुल बात लिखी है देखो, ही नेवर कंप्लेन्ड, उसने कभी शिकायत नहीं की, जैसे हम लोग करते हैं ना, ओ गर्मी हो रही है, ओ ये हो रहा है, इसने ही नेवर कंप्लेन्ड, उसने कभी भी शिकायत नहीं की, ऑफ द हॉट सन, गर्म सूरज की, और द स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स, या जैसे सर्दी का मौसम आ गया उसके अंदर ठंडी और बहुत तेज़ रफ्तार, स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स यानी मजबूत बहुत पावरफुल और ठंडी हवाएं, ना तो हॉट सन का उसने कंप्लेन किया, ही नेवर कंप्लेन्ड ऑफ द हॉट सन और द स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स, पढ़े, ही नेवर कंप्लेन्ड ऑफ द हॉट सन और द स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स, Or the स्ट्रॉन्ग cold winds. ब्यूटीफुल, सही है। तो ही लव्ड हिज फील्ड्स एंड वर्क, उसने ही लव्ड, उसने मोहब्बत की, उसने पसंद किया, ही लव्ड हिज फील्ड्स एंड वर्क, वो अपने खेतों से और अपने काम से मोहब्बत करता था, ही लव्ड हिज फील्ड्स एंड वर्क, He loved his फील्ड्स fields एंड वर्क, जो उसका काम था, जो उसकी ज़मीनें थी, मोहब्बत करता था उससे। ही थैंक्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर हिज ब्लेसिंग्स, blessing. फॉर हिज, Blessing. सही है। तो ही थैंक्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर हिज ब्लेसिंग्स, ये यहाँ पे एच कैपिटल होना चाहिए इसको ऐसे, क्योंकि अल्लाह के लिए जो भी यूज़ करते हैं ना हम, ही हिज वगैरह, उसको कैपिटल रखते हैं, अल्लाह का वर्ड भी कैपिटल रखते हैं, सही है। सो ही थैंक्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर हिज ब्लेसिंग्स, और मे भी ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं शायद, सॉरी, ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो उसके ऊपर रहमतें थी, यानी कि रहमतें जो मुस्तफ़ा के ऊपर थी, सही है। या अगर अल्लाह के लिए हम यूज़ करेंगे तो उसको कैपिटल कर देंगे। तो ही थैंक्ड यानी कि मुस्तफ़ा ने शुक्र अदा किया अल्लाह का, उसके पास जो ब्लेसिंग्स थी उसके हवाले से, सही है। अच्छा, अब जो है
Mustafa was waiting for his Mustafa was waiting Mustafa was waiting for his sons to grow up and help him in the fields. Mustafa was waiting. मुस्तफ़ा इंतज़ार में था. was का मतलब था. सही है. मुस्तफ़ा was waiting for his sons to grow up. वो इस इंतज़ार में था कि उसके बेटे बड़े हो जाएंगे. grow up, to grow up, to grow up. grow up, grow up का मतलब बड़ा होना. to grow up and help him in the fields. और बड़े हो जाएं और उसकी हेल्प करें फील्ड्स के अंदर, यानी कि जो खेत हैं, खेतों के अंदर उसकी वो हेल्प करें. Then he would get a bigger crop and more food for his family and the villagers. उसके बाद then कहते हैं उसके बाद में he would get, ताकि वो हासिल कर ले बड़ा ज़्यादा क्रॉप्स, बड़ी क्रॉप्स, बड़ी फसल. क्रॉप फसल को कहते हैं जो पूरा उगता है ना, सब कुछ खेत के अंदर. भले आप गन्ना उगाएं, भले आप मकई उगाएं, या आप गंदम उगाएं, वीट या कॉर्न, वॉट एवर यू ग्रो देयर, यू कॉल इट अ क्रॉप. सही है. सो देन ही वुड गेट अ बिगर क्रॉप एंड मोर फूड. मोर फूड मतलब और ज़्यादा फूड हासिल कर सके. एंड मोर फूड फॉर फैमिली एंड विलेजर्स, ताकि ही वुड गेट बिगर क्रॉप एंड मोर फूड, ताकि वो हासिल करे बड़ी क्रॉप और ज़्यादा फूड फॉर हिज फैमिली और अपने गांव वालों के लिए भी. सही है. बट अलास, लेकिन अफसोस, अलास अफसोस, दिस डिड नॉट हैपन, ये नहीं हुआ, ये नहीं हो सका, ये नहीं हो सका. हिज सन्स ग्रू अप टू बी लेजी एंड आइडल. उसके बच्चे ग्रू अप, बड़े हुए, टू बी लेजी यानी वो बहुत ही काहिल और फालतू थे. आइडल मतलब हर वक्त जो है ना वो रहना, फारिग रहना. तो फारिग रहने वाले उसके बच्चे पैदा हुए. अफसोस है इस पर. मुस्तफ़ा, बट अलास दिस डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ. हिज सन्स ग्रू अप मतलब बड़े हुए, टू बी लेजी एंड आइडल. लेजी थे, काहिल थे, और आइडल मतलब फालतू घूमते रहते थे. ऑल्दो दे वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, हालांकि, ऑल्दो हमेशा यूज़ होता है जब आप बता रहे होते हैं कि वो ऐसे ऐसे किया, लेकिन हालांकि वो इतना स्ट्रॉन्ग भी थे और सेहतमंद भी थे, है ना. हालांकि दे वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, दे डिड नॉट हेल्प देयर फादर, उन्होंने अपने फादर की हेल्प नहीं की. डिड नॉट का मतलब पास्ट. दे डिड नॉट हेल्प देयर फादर, उन्होंने अपने बाप की हेल्प नहीं की. देयर की स्पेलिंग देख लो बेटा, ये दे डिड नॉट हेल्प देयर फादर, ये उन्हीं का फादर है. THEIR है, THEIR है. समझ में आ गई बात. THERE. अच्छा, अब जो है यहाँ तक हो गया था. दे वेस्टेड देयर टाइम इन प्लेइंग एंड हंटिंग. उन्होंने अपना टाइम ज़ाया किया खेलने में और शिकार करने में. प्लेइंग एंड हंटिंग. दे वेस्टेड देयर टाइम. देखो अगेन THEIR, देख लो ये THEIR देयर. दे वेस्टेड देयर टाइम इन प्लेइंग एंड हंटिंग, यानी उन्होंने खेल कूद में और शिकार करने में अपना वक्त सारा ज़ाया किया. दे ओनली केम होम, वो सिर्फ घर आते थे. दे ओनली केम होम टू ईट एंड स्लीप, ताकि वो खाना खा सकें, ईट कर सकें और स्लीप कर सकें. दे ओनली का लफ्ज़ इसलिए लिखा है कि वो सिर्फ उस वक्त आते थे जब उनको ईटिंग करनी हो और स्लीप, सही है, सोना हो. They did not care for their father. THEIR, देख लो गौर से. THEIR हर जगह जहाँ लोगों के बारे में बात हो रही होती है ना, तो EIR वाला आता है. They did not, उन्होंने अपने बाप की केयर नहीं की, ख्याल नहीं रखा. They did not listen to their mother. अब देखो, माँ की उन्होंने सुनी नहीं. Listen का मतलब सुनना. They did not listen to their mother. They did not care for their father. They did not listen to their mother. The old farmer was very sad and worried. बूढ़ा फार्मर, बूढ़ा किसान
किसान कहते हैं उर्दू में फार्मर को। बूढ़ा किसान बहुत सैड था और वरीड था। वरीड मतलब परेशान था। समझ में आई बात? वो बहुत ज़्यादा क्या था, परेशान था। अब ये देखो, ये इस तस्वीर के अंदर ये अब्बा उसका बैठा हुआ है, उनका अब्बा बैठा है, और ये इसके बेटे हैं, एक बेटा एक बेटा एक बेटा, तो 3 बेटे इस पलंग के ऊपर बैठे हैं, बेड के ऊपर बैठे हैं, और ये इनका अब्बा बैठा हुआ है, नज़र आ रहा है परेशान। समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द ओल्ड फार्मर वॉज वेरी वरीड, वॉज वेरी सैड एंड वरीड। ही थॉट, उसने सोचा, What will happen to them after my death? क्या होगा? What will happen यानी फ्यूचर में होगा क्या? happen का मतलब होना, क्या होगा? To them, उनके साथ क्या होगा? After my death, बादैन मेरी मौत के, मेरी मौत के बाद उनके साथ क्या होगा? ये एक इन्वर्टेड कॉमा में सवाल है, और पीछे लिखा है he thought, मतलब उसने सोचा। उसने क्या किया? सोचा। The more he thought about his lazy sons, the more worried he got. अब ये बड़ा अच्छा जुमला है, मतलब इस तरह बताने का तरीका है कि the more he do this, the more worried he got. मतलब ये जुमला आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, more पहले लगाते हैं, फिर the more worried he got. समझ रहे हैं बात? तो जितना द मोर ही थॉट, जितना ज़्यादा वो सोचता अबाउट हिज लेजी सन्स, अपने काहिल बेटों के बारे में, द मोर वरीड ही गॉट, और परेशान वो हो जाता था। सही है। वन डे मुस्तफ़ा फेल सिक, एक दिन मुस्तफ़ा बीमार पड़ गया। फेल सिक बोलो। Fell sick. फेल सिक, मुस्तफ़ा फेल सिक Mustafa fell sick. एंड could no longer work in the field. कुड मतलब कर नहीं सकता था, एंड कुड वो नहीं कर सकता था, नो लॉन्गर मतलब अब और नहीं, वर्क नहीं कर सकता था खेतों के अंदर। कुड नो लॉन्गर, No longer. कुड Could नो लॉन्गर no longer वर्क इन द फील्ड। work in the field. ही टोल्ड हिज सन्स टू लुक आफ्टर द क्रॉप्स। उसने कहा अपने बेटों से कि ख्याल रखो। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? ख्याल करो, ख्याल रखो, देखभाल करना, लुक आफ्टर करना। लुक आफ्टर बोलो। लुक आफ्टर जब एक साथ आता है इसका मतलब होता है ख्याल रखना, केयर करना, देखभाल करना। सही है। लुक आफ्टर द क्रॉप्स, क्रॉप्स की देखभाल करो। सही है। ही टोल्ड हिज सन्स टू लुक आफ्टर द क्रॉप्स। ही टोल्ड हिज सन्स टू लुक आफ्टर द क्रॉप्स, कॉमा लगा हुआ है आगे, फिर लिखा है विच वर राइप एंड रेडी टू बी कट। अब ये जो 2 कॉमे लगे हुए हैं ना, देखो एक कॉमा इधर लगा हुआ है ये जो जुमला है इसके अंदर जो कॉमा लगा हुआ है और यहाँ कॉमा लगा हुआ है, इसमें क्रॉप की तफसील बताई हुई है। ये तरीका है जब किसी चीज़ के बारे में रुक कर थोड़ा बताना होता है, तो एक कॉमा लगाते हैं, उसकी तफसील लिखते हैं, विच वर राइप एंड रेडी टू बी कट, फिर एक कॉमा लगाते हैं। अब ये बात दोबारा से वहीं से कंटिन्यू हो गई। बट दे पेड नो अटेंशन, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दिया। टेंशन मतलब तवज्जो देना, थोड़ा सा अहमियत का एहसास करना, टेंशन देना, तवज्जो देना। सही है। बट दे पेड नो अटेंशन, उन्होंने कोई उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। दिस मेड द फार्मर वेरी मिजरेबल। इस बात ने उसको बहुत ज़्यादा मिजरेबल कर दिया, परेशान कर दिया, बुरी हालत में ले गया ये सारा जो मामला था। सही है। ही साइलेंटली प्रेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू गाइड हिज चिल्ड्रन। खामोशी से उसने दिल में, साइलेंटली, खामोशी से उसने दुआ की। प्रेड किससे करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। टू गाइड हिज चिल्ड्रन, टू गाइड मतलब हिदायत, हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों के लिए। सही है। अब जल्दी से हमें क्या करना है, ये नीचे फिल द ब्लैंक्स हैं, 5 फिल द ब्लैंक्स हैं एक्टिविटी 1 की, ये हमें करना है। अब करना क्या है मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आपने हेल्प करनी है दोनों ने मेरी। सही है। अब देखो ये वर्ड्स हैं, लेजी, फार्मर, आइडल, लिसन, 3, कंप्लेन, फील्ड्स, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये इन फिल इन द ब्लैंक्स में जाएंगे। सही है। अब कौन सा वर्ड कहाँ जाएगा ये आपने मुझे बताना है। समझ में आ गई बात?
मुस्तफ़ा वॉज डैश ही हैड डैश सन्स। तो अब इसमें से देखो मुस्तफ़ा कौन था, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? Mustafa farmer. हाँ, मुस्तफ़ा वॉज Farmer. फार्मर, तो यहाँ आ जाएगा फार्मर। सही है, मैं लिख दूँ farmer. ये चीज़ यहाँ आ जाएगी फार्मर। सही है, मुस्तफ़ा वॉज फार्मर। ही हैड अब इसके कितने यहाँ सन के लिए क्या जुमला आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए? Son. ही हैड कितने सन थे उसके? Three. 3 sons। ही हैड, ये 3 जो लिखा हुआ है ना, ये 3, तो 3 sons, ये 3 यहाँ पर आ जाएगा 3। सही है, मैं लिख नहीं रहा, लिखने के लिए इतना अच्छा नहीं है पेन। सही है, ही वॉज बिजी इन हिज डैश द होल डे। अब इसमें से क्या आएगा, वो कहाँ पे बिजी होता था, कहाँ पे बिजी होता था? ही वॉज बिजी इन हिज, खेतों में होता था ना, उसको क्या बोलते हैं? फील्ड्स। ही वॉज बिजी इन हिज फील्ड्स द होल डे। ये रहा फील्ड्स लिखा हुआ, सही है, तो ये फील्ड आ जाएगा इधर। ही वॉज बिजी इन हिज फील्ड्स द होल डे। सही है, समझ में आई बात या नहीं आई? मुस्तफ़ा वर्कड वेरी हार्ड एंड डिड नॉट, मैं क्या बता रहा था, उसने क्या नहीं की? Did not complain. डिड नॉट कंप्लेन, उसने शिकायत नहीं की। ही डिड नॉट कंप्लेन, तो कंप्लेन यहाँ आ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? ही डिड नॉट कंप्लेन। अच्छा, हिज सन्स वर डैश एंड डैश। अब उसकी दो बुराइयां लिखी थी ना, हिज सन्स वर लेजी एंड Idle. idle. So his sons were lazy and idle. सही है, समझ में आ गई बात? और ये क्या होगा? His sons did not dash to their mother. Did not listen. सुना नहीं उसने अपनी माँ के बारे में। समझ में आई बात? ये यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ कहीं लिखा हुआ था अभी। His sons they did not listen to their mother. समझ में आई बात? तो यही बात यहाँ नीचे लिखी हुई है, हिज सन्स डिड नॉट लिसन, तो ये लिसन यहाँ आ जाएगा। सही है, हिज सन्स डिड नॉट लिसन टू देयर मदर। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया यूनिट 4 का। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। What to part? नहीं, पार्ट 2 नहीं, हाँ पार्ट 2। Part 2 subscribe.